Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to World Student Scope. Today I am going to discuss with you the chapter 3rd of class 11th biology, Kingdom Plantae. किंगडम प्लांटी, ये पिक्चर दिखाई दे रही है, बहुत सारे प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, कोई छोटा प्लांट है, कोई बड़ा प्लांट है। तो किंगडम प्लांटी अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट जो आपके साथ क्लास 11th का चैप्टर डिस्कस किया था, मैंने आपको उसमें कहा था कि प्लांट किंगडम बहुत सारे प्लांट्स हैं हमारे इस इकोसिस्टम में, अर्थ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो ये सारे प्लांट्स को अदरवाइज क्लासीफाई करना, आइडेंटिफाई करना, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको एक अलग किंगडम में रख दिया, विच इज़ नोन एज किंगडम प्लांटी। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखी थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटाकर। विटाकर ने एक सिस्टम प्रपोज किया था। हमने पढ़ा है कि 1969 में विटाकर ने एक सिस्टम प्रपोज किया था जिसे कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें उसने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया में। wherein he suggested the 5 kingdom classification: kingdom monera, kingdom protista, kingdom fungi, kingdom animalia and kingdom plantae। ठीक है जी। तो आर.एच. विटाकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया वो हमने पिछले लेक्चर में अपने स्टडी किया था। So we must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time। देखिए, जो प्लांट किंगडम की हम बात करते हैं ना, ये टाइम के साथ साथ चेंज होती गई। कैसे देखते हैं, फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एंड द मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल। किंगडम फंजाई की सेल वॉल होती है मेड अप ऑफ काइटिन। किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, मैंने पढ़ाया था कि किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरिया आते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, हमने पढ़ा हुआ है सेलुलोज की। फंजाई एंड किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी। वो प्लांट किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई जो हैं वो किंगडम प्लांट से बाहर निकाल दिए गए हैं एंड दे आर प्लेस्ड देम इन द अर्लियर क्लासिफिकेशन में ये सारे एक किंगडम में थे। So the cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore। तो वो कह रहे हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लू ग्रीन एल्गे है तो वो किंगडम एल्गे, ये एल्गे के अंदर होगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। हम जरा डिस्कस करते हैं इन बातों को। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इसमें आपने क्या पढ़ना है, एल्गे के बारे में पढ़ना है, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना है, टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ना है, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। इस चैप्टर में किंगडम प्लांटी में हम किसकी बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं एल्गे की, ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म्स की और एंजियोस्पर्म्स की। Gymnosperms and angiosperms under Plantae. In this chapter, we will deal in detail with the further classification within Kingdom Plantae। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे है किंगडम प्लांटी की, जिसे कहा गया प्लांट किंगडम। हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। The earliest system of classification used only superficial morphological characters। अगर आपको याद हो तो पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो क्या करता था, यूज ओनली
ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किए थे। कैसे ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ये सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे हैबिट, कलर, कलर कैसा है, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, कितने नंबर लीव्स का प्रेजेंट है, लीव्स की शेप कैसी है। सो दे वर जो दीज कैरेक्टर्स वर यूज्ड इन द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, जो पहले क्लासिफिकेशन होती थी वो किस पे बेस्ड थी, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। दे वर मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय लीनियस। तो ये किसके ऊपर थी, बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड थी। किसने दिया, लीनियस ने दिया। और पढ़ेंगे, अभी तक हमने डिस्कस किया है कि अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, और हम किंगडम प्लांट में क्या पढ़ने जा रहे हैं, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, राइट। So such systems were artificial. They separated the closely related species since they were based on few characters. So on the basis of few characteristics, on the basis of few characteristics क्या हुआ, कोई systems के, ये systems क्या थे, artificial थे, और ये कुछ characters के ऊपर depend करते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो closely related species थी ना, उनको भी separate कर दिया। Also, the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. Vegetative characters कौन से होते हैं, shape of leaves, number of leaves, ठीक है। तो ये जो artificial system था classification का, इसने equal importance दी vegetative characters को भी और reproductive characters को भी। reproductive characters कौन से होते हैं, androecium, gynoecium, etc. Since we know that the vegetative characters are मोर ईजिली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, आपको पता है कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, जैसे लीव्स हो गए, स्टेम होगी, फ्लावर हो गया, फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपका स्टेम होगी और लीफ हो गए, तो ये सारे क्या है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, एंड दे आर मोर ईजिली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। तो जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है जी। एज अगेंस्ट दिस, ये मैं कुछ आपसे एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स डिस्कस कर रही हूँ कि आपको पता हो, कि आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करें, ये क्या लिखा है, ये क्वेश्चन ना राइज हो। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप, इसके बाद क्या हुआ, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ, विच वर बेस्ड ऑन द नेचुरल अफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स। तो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ, that was based on the natural affinities among the living organisms, natural affinities पे depend करता था, and consider not only the external features but also the internal feature। जो natural system of classification आया वो external features पे तो depend करता ही था, but it also includes internal features। internal features कैसे होते हैं, जैसे ultra structure of cell, अनैटमी ऑफ सेल, इंटरनल फीचर्स पे हम पढ़ते हैं ना, इंटरनल स्ट्रक्चर, सो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अनैटमी ऑफ सेल, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था, नॉट ओनली ऑन द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स बट इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन द इंटरनल कैरेक्टर्स। सच ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था फ्लावरिंग प्लांट्स का, किसने दिया, इसको बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था दैट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, ठीक है। ये बड़ा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एट प्रेजेंट phylogenetic classification system based on the evolutionary relationships between the various organisms are acceptable। कहते हैं एट प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम में जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन थी,
फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था, दैट वाज जो किसके ऊपर बेस्ड था, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। तो क्या था एट प्रेजेंट, जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था विच वाज बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वो भी एक्सेप्ट किया गया। दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। तो क्या बात है, एज्यूम क्या हुआ है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा, जो ऑर्गेनिजम्स सेम टैक्सा को बिलोंग करते हैं, दे हैव कॉमन एंसेस्टर, उन सबके एंसेस्टर सेम है। जो ऑर्गेनिजम्स सेम टैक्सा को बिलोंग, मैंने टैक्सा बताया हुआ है फर्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में, तो जो ऑर्गेनिजम्स सेम टैक्सा को बिलोंग करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के जो एंसेस्टर है दे हैव कॉमन एंसेस्टर, राइट। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किसके ऊपर कैसे इसको स्टडी किया गया, इट वाज बेस्ड ऑन कंप्यूटर्स एंड इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो इस कंप्यूटर्स की हेल्प से कैसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में स्टडी की गई, इट वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे बेस्ड थी। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड डाटा आर देन प्रोसेस्ड। नंबर एंड कोड्स, तो कंप्यूटर्स की हेल्प से कैसे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को स्टडी किया गया, नंबर्स एंड कोड्स, नंबर और कोड्स जो थे देवर असाइंड टू ईच करेक्टर, हर करेक्टर को एक नंबर और कोड असाइन कर दिया गया और उसके बाद जो डेटा था उसको प्रोसेस किया गया फर्दर, ठीक है। इट वाज अबाउट न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। फाइलोजेनेटिक किसके ऊपर बेस्ड थी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर, जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा को बिलोंग करते हैं दे हैव कॉमन एंसेस्टर, उनका एंसेस्टर कॉमन है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स की आपकी उसके एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स हैं, इसको ध्यान से समझना है। So in this way each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered। आपको पता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कंप्यूटर्स पे बेस्ड थी, जो इट वाज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्व्ड डाटा, इजीली ऑब्जर्व्ड डाटा के ऊपर डिपेंड करती थी। तो इसमें क्या होता था, नंबर एंड कोड्स, नंबर और कोड्स दिए जाते थे वर गिवन टू ईच करेक्टर। तो इसमें क्या था, ईच करेक्टर इज गिवन, हर करेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ईच करेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एट द सेम टाइम, और 100 ऑफ करेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड, और क्या होता था कि हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर्स जो थे वो कंसिडर किए जाते थे। साइटोटेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड थी, दैट वाज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटो वर्ड किसके डिपेंड कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, बिहेवियर एंड कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी क्या होती है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। तो ये सारी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स हैं। जैसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होती है, इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी स्टडीड एट वन टाइम, ये सब हमने इस पर डिस्कस किया। साइटोटेक्सोनॉमी आपको पता होनी चाहिए कि जब सेल के बारे में के कैरेक्टर्स को डिस्कस किया जाता है साइटोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी के बारे में जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात होती है तो दैट इज कीमोटेक्सोनॉमी, राइट। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, एल्गी। एल्गी क्या है, अगर मैं आपको कहूं कि ये वाली पिक्चर आपने बहुत बार देखी हुई है, काई लग जाती है ना पानी पे, पानी के ऊपर काई जमा हो जाती है, या जिस जगह पे पानी बहुत ज़्यादा रिसता होता है, कहते हैं पानी की ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, वहाँ पे इस तरह की काई जमी होती है, वो क्या है, दैट इज एल्गी, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। एल्गी आर द क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड, वर्ड टू वर्ड समझेंगे। एल्गी क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोफिल पिगमेंट होती है इसमें, सिंपल होती है, थैलस,
थैलॉइड क्या होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं एंड लार्जली ऑटोट्रॉफिक होते हैं एंड लार्जली एक्वेटिक। आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, आपको एल्गी मेराइन वाटर में भी मिलेंगे। ऑटोट्रॉफिक क्यों है, क्योंकि इनमें क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल होने के कारण क्या है, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो ये ऑटोट्रॉफिक है। तो दे अकर इन ए वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स। ये कहाँ पे होते हैं, दे अकर इन ए वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स। सिर्फ ये आपको फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में नहीं मिलेंगे, ये आपको मॉइस्ट स्टोन्स पे मिलेंगे। पत्थरों के ऊपर भी काई जमी होती है जहाँ पे पानी रिसता है, मॉइस्ट स्टोन्स पे मिलेंगे, आपको सॉइल में भी मिलते हैं, ठीक है, एंड आल्सो ऑन द वुड पे मिलते हैं। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। आपको एल्गी में, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर पढ़ा हो, उसको समझा हो बात से, तो मैंने लाइकन डिस्कस किया था अलग से, कि कुछ जो एल्गी होते हैं ना, दे अकर इन एसोसिएशन विद द फंजाई, तो उसे क्या कहते हैं, लाइकन्स। और एनिमल्स के साथ पे डिपेंड करते हैं, आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद एनिमल्स, एग्जाम्पल है स्लॉथ बियर। ये सारी स्टेटमेंट्स लर्न कर लेनी है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको कुछ एक पिक्चर है जो एनसीईआरटी में दे रखी है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। द फॉर्म एंड, देखिए एल्गी पता लग गई, सिंपल है, थैलॉइड स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल बेयरिंग है, ठीक है। कहाँ पे होती है, सम ऑफ देम लिव इन एसोसिएशन विद द फंगस, लाइकन जिसे कहते हैं, एंड सम ऑफ देम लिव इन एसोसिएशन विद द एनिमल जिसे स्लॉथ बियर कहते हैं। फोटोसिन आपका ऑटोट्रॉफिक है, ये बातें हो गई। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गे इज हाईली वेरिएबल। अब एल्गी किस फॉर्म में होती है, मैंने आपको कहा एक ये एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलती है, फ्रेश वाटर और मेराइन हैबिटेट्स में मिलती है। लेकिन जो फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गे इज हाईली वेरिएबल, रेंजिंग फ्रॉम colonial forms like volvox and the filamentous form like Eulothrix and Spirogyra. Colonial form like volvox and filamentous forms like Spirogyra, ये आपको ना एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में क्या बताया गया है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एल्गी। तो अगर मैं बात करूं वॉल्वॉक्स की, आपको पता होना आ जाना चाहिए कि ना कॉलोनी की फॉर्म में है वॉल्वॉक्स। मैं स्पायरोगैरा की बात करूं, आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये जो है फिलामेंट्स की फॉर्म में क्या है, स्पायरोगैरा है, ठीक है जी। सो द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। बहुत सारी वेराइटी है फॉर्म ऑफ एल्गी में और साइज ऑफ एल्गी में, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉल्वॉक्स से लेके जो कि कॉलोनीज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, टू द यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा। यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा कैसे होते हैं, फिलामेंटस एल्गे है। ए फ्यू ऑफ द मेराइन फॉर्म्स सच एज कल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी। ये याद रखना है कि कुछ मेराइन फॉर्म्स हैं जैसे कल्प्स हैं, दे फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual methods। हमने बात की कि जो एल्गी है वो किस में डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, जैसे स्पायरोगैरा फिलामेंटस है, यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस है, कॉलोनियल फॉर्म में वॉल्वॉक्स कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो मैंने कहा कि कुछ मेराइन फॉर्म्स हैं, कुछ मेराइन फॉर्म्स कैसी है, जैसे कल्प्स है, दे फॉर्म मैसिव। वो क्या बनाते हैं, मैसिव प्लांट बॉडीज बनाते हैं, ठीक है। तो एल्गे कैसे रिप्रोड्यूस करता है, सिमिलरली जैसे करते हैं वेजिटेटिव, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो ये आपका रिप्रोडक्शन मैंने बताने की कोशिश की है कि जो रिप्रोडक्शन है दैट इज बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, asexual reproduction and sexual reproduction. So we were discussing about the reproduction in algae. तो जो एल्गे में रिप्रोडक्शन है वो 3 वेज से होती है। फर्स्ट वे इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
and third is sexual reproduction. So the algae reproduce by vegetative, asexual and sexual reproduction. algae कैसे reproduce करता है? vegetative वे से, asexual method से और sexual method से. तो इस तरह से कुछ मैंने आपको इसमें दिखाने की कोशिश की है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें फ्रेगमेंटेशन से, ये आपका एल्गिया स्पायरोगैरा, ठीक है, ये फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो गया और हर फ्रेगमेंट किस में डेवलप होगी? एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगी. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू ए थैलस. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है? फ्रेगमेंटेशन के साथ होती है और हर फ्रेगमेंट किस में डेवलप हो जाती है? थैलस में. फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? जैसे स्पायरोगैरा की बॉडी है, ये जैसे एग्जांपल पीछे दिखाया मैंने आपको कि जो बॉडी है स्पायरोगैरा की, ये किस में डिवाइड होगी? फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगी, ठीक है, और हर फ्रेगमेंट किस में ग्रो करगी? न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करगी, राइट. So and this was about the vegetative reproduction. Sorry. Now about the asexual reproduction. Asexual reproduction में क्या होता है? Production of different type of spores. जब मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करूंगी तो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, और जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूंगी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है? बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर्स. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है? बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स. कॉमन कौन से हैं? जू स्पोर्स हैं. दे आर फ्लैजिलेटेड. ये जो जू स्पोर्स हैं ये क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं एंड ऑन जर्मिनेशन दे गिव राइज टू न्यू प्लांट. तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है? स्पोर्स के साथ होती है और जर्मिनेशन पे ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें मालूम है कि जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है तो उस फ्यूजन का जो रिजल्ट है, जो प्रोडक्ट है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जो एल्गे है वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है? एल्गे रिप्रोड्यूस कर रहा है आपका बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, by the asexual method and by the sexual method. Now these organisms, ये जो gametes हैं, sexual reproduction कैसे होती है? जब मेल और फीमेल gamete का यूनियन होता है. So these gametes can be flagellated and similar in size. ये जो gametes हैं, मेल और फीमेल gametes जो है, ये flagellated भी हो सकते हैं, having flagella on their bodies and may be similar in size. सेम साइज के हो सकते हैं जिसे कहते हैं यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं जिसे कहते हैं नॉन मोटाइल. जो गैमीट्स हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दे मे बी फ्लैजिलेटेड और दे मे बी नॉन फ्लैजिलेटेड. फ्लैजिलेटेड कौन से होते हैं? यूलोथ्रिक्स होता है. और नॉन फ्लैजिलेटेड कौन से होते हैं? जैसे स्पायरोगैरा में. सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस. तो ये रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? आइसोगैमस कहते हैं. आइसोगैमस रिप्रोडक्शन क्या होती है? कि जो गैमीट्स हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, अगर वो गैमीट्स सिमिलर साइज के हैं तो एग्जाम्पल आ गया यूलोथ्रिक्स, और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो एग्जाम्पल कौन सा? नॉन फ्लैजिलेटेड है जैसे स्पायरोगैरा में. सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमी. जब आपके मेल और फीमेल गैमीट्स जो है सेम साइज के हो तो उसे कहते हैं आइसोगैमी. फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज. अगर मेल और फीमेल गैमीट्स सिमिलर साइज के हैं तो उसे कहते हैं आइसोगैमी. अगर फ्यूजन होता है गैमीट्स का जो डिसिमिलर साइज के हैं तो उसे वो स्पीशीज जैसे यूडोर्निया, उसे हम कहते हैं एनाइसोगैमस. गैमीट्स सिमिलर साइज के हैं, आइसोगैमस हैं. डिसिमिलर साइज के हैं तो एनाइसोगैमस हैं. आइसोगैमस का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो स्पायरोगैरा, एनाइसोगैमस का पूछा जाए तो यूडोर्निया. फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड बिटवीन स्मॉलर मोटाइल गैमीट इज टर्म्ड oogamous.
अब आइसोगैमस होगी, एन आइसोगैमस होगी, थर्ड है आपकी oogamous। oogamous में क्या होता है, फ्यूजन होता है गैमीट्स का, वन लार्जर इन साइज एंड जो लार्ज साइज का है वो फीमेल गैमीट है और क्या है, नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर सकता। लेकिन स्मॉल साइज का है, मेल गैमीट है, वो मूव कर सकता है। एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। एग्जाम्पल इसके क्या है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। सो ये जो 3 टाइप्स है, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड oogamous, इसके में डिफरेंसेस आते हैं, राइट। आपको ये डिफरेंसेस विद एग्जाम्पल याद होने चाहिए। तो मैंने कुछ शो करना चाहा है आपको। देखिए आइसोगैमस, मेल और फीमेल गैमेट सिमिलर इन साइज है। एन आइसोगैमस, मेल और फीमेल गैमेट डिसिमिलर इन साइज है। oogamous, फीमेल गैमेट लार्जर साइज का है, नॉन मोटाइल है, और जो मेल गैमेट है स्मॉलर साइज का है, मोटाइल है। ठीक है, ये क्लियर होगी आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड oogamous। एल्गे आर यूजफुल टू मैन इन ए वैरायटी ऑफ वेज। जो एल्गे हैं वो यूजफुल होते हैं मैन के लिए इन ए वैरायटी ऑफ वेज। एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गे थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो एल्गे बहुत यूजफुल है मैन में इन वैरायटी ऑफ वेज। एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑफ अर्थ, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। एल्गी बहुत यूजफुल है मैन के लिए, जो हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है आउट ऑफ द टोटल, हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय एल्गी, राइट। तो अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी कैसे, थ्रू फोटोसिंथेसिस। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। तो एल्गे जो हैं दे आर वेरी यूजफुल। क्यों यूजफुल है, क्योंकि आउट ऑफ द टोटल हाफ परसेंटेज जो है दैट इज फिक्सेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की, दैट इज डन बाय एल्गी। एल्गी करता है, ठीक है। एल्गी कैसे करता है, बाय फोटोसिंथेसिस। और इसी जस्ट बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। तो ये और क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। ये पैरामाउंट इंपॉर्टेंस के हैं। एज प्राइमरी प्रोड्यूसर दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। हमने कहा एल्गी क्या करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और अगर ये अपना खाना खुद बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, दे फॉर्म द बेस ऑफ, बेस हैं फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का। Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are amongst the 70 species of marine alga used as food। तो ये पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, पोरफायरा की स्पीशीज, लैमिनेरिया की स्पीशीज एंड सरगैसम की स्पीशीज, दे आर अमंग्स द 70 स्पीशीज ऑफ मेराइन एल्गे विच आर यूज्ड एज फूड। ये आपको स्पीशीज के नाम याद रखने हैं। So certain marine brown and red algae, they produce large amount of hydrocolloids, water holding substances, and algine brown algae and carrageen red algae which are used commercially। अब कौन कौन सी algae commercially used होती हैं, marine brown algae, red algae, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, large amount of hydrocolloids which are water holding substances, एंड आल्सो ब्राउन एल्गी जिसे कहते हैं एल्जिन, एंड कैरागीन होती है, कैरागीन इज योर रेड एल्गी, दीज आर रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, दीज आर यूज्ड कमर्शियली। अगर आपने नहीं सुनाए हुए अभी ये नाम, तो अगर एक वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो अगर क्या है, एक प्रोडक्ट है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से यूज होता है, से एक्सट्रैक्ट होता है, ऑब्टेन किया जाता है, और ये यूज किसके लिए किया जाता है, टू ग्रो माइक्रोब्स। हम टिश्यू कल्चर में, हम माइक्रोबायोलॉजी में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं प्रैक्टिकल्स के।
तो वो किसके साथ होते हैं, अगर अगर के साथ। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से एक्सट्रैक्ट हुआ है, और ये यूज़ होता है टू ग्रो माइक्रोबियल प्रिपरेशंस ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। और ये और किस में यूज़ होता है, इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स और जेलीज में भी अगर अगर का यूज़ होता है। क्लोरेला, ए यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन्स, इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। ये यूनिसेलुलर एल्गा है जो रिच होता है प्रोटीन्स में। यूनिसेलुलर एल्गा विच इज रिच इन प्रोटीन्स इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। ये कैसे यूज होता है, फूड सप्लीमेंट यूज होता है इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। So in this I have discussed with you algae and ये सारी NCERT की स्टेटमेंट्स हैं, these are very very important। ये सारी स्टेटमेंट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं। नोट्स बनाओ, NCERT की जितने मैंने स्टेटमेंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं उसको पढ़ो, लर्न करो। बाकी हम लाइव क्लासेस में लेंगे। थैंक यू।